हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि सभी लोग बढ़िया होंगे। आप सभी लोगों का स्टडी 24 विद विवेक पर एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए जीएस की सीरीज लेके आए हैं, जिसमें बायोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे जो प्रीवियस ईयर में पूछे गए। यूपी SSC पेट, यूपी पुलिस, यूपी वीडियो एंड आरआरबी ग्रुप डी जैसे एग्जामों में पूछे गए हैं। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन क्या है। जो हमारे चैनल पर नया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो देखते हैं नंबर 1 क्या है। रक्त का थक्का जमाने में उपयोगी विटामिन कौन सी है। तो कौन सी विटामिन है जो रक्त का थक्का जमाने में उपयोगी है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है विटामिन डी, ऑप्शन बी है विटामिन के एंड ऑप्शन सी है विटामिन B12 एंड ऑप्शन डी है विटामिन ई। तो 5 सेकंड का टाइम है सभी के पास। सभी लोग कमेंट में जाके इसका आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन के। यानी कि जो रक्त का थक्का जमाने में उपयोगी विटामिन कौन सा है, तो वो है विटामिन के। और इसके बारे में कुछ थोड़ा और जानकारी ले लेते हैं। तो देखते हैं इसके बारे में कि विटामिन के की कमी से त्वचा लाल होती है। यानी कि जो विटामिन के की कमी हो जाती है तो क्या होता है कि त्वचा का लाल हो जाना, चेहरे में सूजन आना और जल्दी पसीना आ जाने लगता है, चक्कर भी आने लगता है और ऐसी परेशानियां होती हैं। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। विटामिन के जो होता है वो वसा में विलेय विटामिन है, ठीक है। और इसका स्रोत क्या है, तो इसका स्रोत है एवोकेडा, कीवी, हरी पत्तीदार सब्जियां, जो ये हैं विटामिन डी के विटामिन के अच्छे स्रोत हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कि विटामिन के उपयोग क्या है, ठीक है, और इससे क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है नंबर 2। मानव शरीर में कौन सा अंग यूरिया बनाता है। तो मानव शरीर में कौन सा अंग है जो यूरिया बनाता है। तो इसका ऑप्शन ए है लीवर, बी है किडनी एंड सी है हार्ट एंड डी है लंग्स। तो 5 सेकंड का टाइम है और देन बताते हैं कि मानव शरीर में कौन सा अंग है जो यूरिया बनाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लीवर। जो लीवर है ये मानव शरीर में यूरिया को बनाता है। तो इसका बारे में कुछ डिटेल देखते हैं कि जो लीवर यानी कि यकृत एक ऐसा अंग है जो केवल कशेरुकियों में पाया जाता है, जो प्रोटीन को संश्लेषित करता है, विभिन्न चयापचयों का डिऑक्सीफाई करता है और पाचन और विकास के लिए आवश्यक जैव रासायनिक बनाता है, ठीक है। मनुष्यों में डायाफ्राम के नीचे पेट के दाहिने में स्थित होता है। क्या स्थित होता है, तुम्हारा लीवर स्थित होता है, ठीक है। यह किस काम के आता है, मानव शरीर में यूरिया बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है नंबर 3। क्रोमोजोम का आनुवंशिक नक्शा किस पर निर्भर करता है। तो जो क्रोमोजोम है इसका आनुवंशिक नक्शा किस पर निर्भर करता है। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है नो डिसजंक्शन एंड ऑप्शन बी है ट्रांसलेशन एंड ऑप्शन सी है प्रभावितता एंड ऑप्शन डी है आनुवंशिक पुनर्संयोजन, ठीक है। तो राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आनुवंशिक पुनर्संयोजन, ठीक है। और इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं कि जो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है वो विभिन्न जीवों के बीच आनुवंशिक सामग्री का आदान प्रदान है, ठीक है। और जो किसी भी माता पिता में पाए जाने वाले लक्षणों के कॉम्बिनेशन के साथ संतानों में जाता है, ठीक है। आनुवंशिक पुनर्जनन क्या होता है कि जो तुम्हारा जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है वो माता पिता से संतानों में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जेनेटिक अल्टरनेशन के नाम से भी जाना जाता है। और इसे किस नाम से जानते हैं, तो जेनेटिक तुम्हारा रिकॉम्बिनेशन, इसे अलग और नाम से क्या कहते हैं, जेनेटिक अल्टरनेशन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य हैं, इस पर ध्यान रखें। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट वन देखते हैं 4 नंबर। वायु प्रदूषण का जैव सूचक किसे कहा जाता है। तो वायु प्रदूषण का जैव सूचक किसे कहते हैं, सभी लोग कमेंट में इसका आंसर बताएं। 5 सेकंड का टाइम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लाइकेन। कि वायु प्रदूषण का जैव सूचक किसे कहा जाता है, तो लाइकेन को कहा जाता है। और उसके बारे में कुछ लाइकेन के बारे में कुछ तथ्य जानते हैं। इसके बारे में देखते हैं कि लाइकेन की मदद से हम इन 4 बिंदुओं को पता लगा सकते हैं, जैसे कि वातावरण कितना प्रदूषित है या नहीं, ठीक है। देखते हैं कि जहाँ पर लाइकेन अच्छे से फैलते हैं वहाँ का वातावरण प्रदूषित नहीं होता। तो ये हमारा है फर्स्ट पॉइंट कि जहाँ पर लाइकेन उपस्थित होते हैं वहाँ का वातावरण प्रदूषित नहीं होता है। और नंबर 2 है कि जब लाइकेन अपना रंग बदलने लगे तो वहाँ हैवी मेटल होता है। ये नंबर 2 है, ठीक है। और देखते हैं कि
तुम्हारा जो लाइकेन जिस जगह उखड़ने लगे वहाँ पता चलता है कि वह क्षेत्र बहुत प्रदूषित भी है। और लास्ट वन देखते हैं कि जिस क्षेत्र में लाइकेन की संख्या बहुत तेज़ी से कम हो उस जगह का वातावरण मतलब क्या होता है, अत्यंत प्रदूषित होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या 5 नंबर। समान क्रोमोसोम पर पास पास स्थित जीन्स के साथ साथ वंशानुगत होने की संकल्पना को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है गुणात्मक वंशानुगत एंड ऑप्शन बी है जीन विनिमय एंड ऑप्शन सी है जीन की परस्पर क्रिया एंड ऑप्शन डी है सहलग्नता। तो इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। राइट आंसर सभी लोग जाके कमेंट में बताएं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी सहलग्नता, कि जो समान क्रोमोसोम के पास पास स्थित जीन्स के साथ वंशानुगत होने की संकल्पना है इसे क्या कहते हैं? तो सहलग्नता कहते हैं। ठीक है, और इसके बारे में नोट देखते हैं क्या होगा। देखते हैं कि एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है इसका, कि एक ही गुणसूत्र पर स्थित यानी कि एक ही गुणसूत्र पर स्थित जीनों में एक साथ वंशानुगत होने वाली परावर्ती को क्या कहते हैं? सहलग्नता कहते हैं। ठीक है, जबकि जीन को एक ही गुणसूत्र पर स्थित होते हैं और एक साथ वंशानुगत होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? संलग्न जीन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं 6 नंबर क्या है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो ये है, सभी को पता होना चाहिए कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। सभी लोग कमेंट में बताएं। तो ऑप्शन ए देखते हैं क्या है, यूकोगेना पेकोस एंड ऑप्शन बी क्या है, कैप्रा एग्रीगरस हेरकस एंड ऑप्शन सी क्या है, होमो सेपियंस एंड ऑप्शन डी क्या है, कैम्बलस ड्रोमीडोरू। ठीक है, तो इसका देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर सी होमो सेपियंस। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस। ठीक है, इसके बारे में क्या देखते हैं, एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं कि होमो सेपियंस जो का अर्थ है इसका मतलब इसका होता है कि बुद्धिमान मानव। होमो यानी कि मानव या मैन के लैटिन शब्द से है और सेपियंस एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका अर्थ है इंस्टीट्यूट या वाइस। 3 लाख साल पहले से पुरातन होमो सेपियंस पृथ्वी में निवास करते थे, लेकिन आधुनिक होमो सेपियंस लगभग 1,60,000 साल पहले से पृथ्वी पर निवास कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सभी को पता चल गया कि मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस नाम है। होमो सेपियंस का अर्थ क्या है? बुद्धिमान मानव। होमो का मतलब क्या है? मैन या मानव। ठीक है, या कहाँ से लिया गया है? लैटिन शब्द है। सेपियंस का मतलब क्या है? इंस्टीट्यूट या वाइस। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं 7 नंबर। देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या है। एमिनोसेटिसिस का उपयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? तो किसके लिए किया जाता है? राइट आंसर सभी लोग कमेंट में बताएं। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है भ्रूण का कोई आनुवंशिक रोग जानने के लिए, ऑप्शन बी है मस्तिष्क का कोई रोग जानने के लिए, ऑप्शन सी दिल का कोई रोग जानने के लिए एंड ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भ्रूण का उपयोग आनुवंशिक रोग जानने के लिए। इसके बारे में एक्सप्लेनेशन देखते हैं क्या है। एमिनोसेटिसिस एक चिकित्सा प्रक्रिया है जिसका उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है? गुणसूत्र संबंधी असमानताओं और भ्रूण के संक्रमण के साथ साथ लिंग निर्धारण के लिए किया जाता है। जबकि नेक्स्ट वन देखते हैं क्या है 8 नंबर। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचलन में मदद करता है? तो कौन करता है? राइट आंसर देखते हैं इसका क्या है। ऑप्शन ए है रक्त प्लेटलेट्स, ऑप्शन बी है मोनोसाइट्स एंड ऑप्शन सी है एरिथ्रोसाइट्स एंड ऑप्शन डी है लिम्फोसाइट्स। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी लिम्फोसाइट। इसके बारे में नोट देखते हैं क्या है। जो लिम्फोसाइट हमारी हैं ये कैसी कोशिकाएं हैं? तो लिम्फोसाइट सफ़ेद रक्त कोशिकाएं हैं जो शरीर की मुख्य प्रकार की प्रतिरक्षक कोशिकाओं में से एक हैं। ठीक है, और लिम्फोसाइट का निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। कहाँ इनका निर्माण होता है? जो लिम्फोसाइट हैं इनका निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में इनका निर्माण होता है तथा यह रक्त और लसिका ऊतक में पाए जाते हैं। लिम्फोसाइट में नेचुरल किलर सेल्स टी सेल्स और बी सेल्स शामिल हैं। ठीक है, यानी कि जो लिम्फोसाइट है इसमें नेचुरल सेल्स क्या है कि नेचुरल किलर सेल्स पाए जाते हैं। कौन सी? टी सेल्स एंड बी सेल्स भी शामिल हैं। ठीक है, तो क्या है कि प्रतिरक्षा प्रणाली कोशिकाओं का एक क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क भी है। ठीक है, जिसे प्रतिरक्षक कोशिकाओं के रूप में जाना जाता है जिसमें लिम्फोसाइट भी शामिल है। वे लसिका में पाए जाने वाले प्रमुख प्रकार के सेल हैं। ठीक है, तो को पता चल गया कि लिम्फोसाइट्स क्या होती हैं। तो लिम्फोसाइट क्या होती हैं? सफ़ेद रंग की कोशिकाएं होती हैं जो मनुष्य के शरीर में प्रतिरक्षक कोशिकाओं में से एक हैं। ठीक है, और लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? तो आप लोग क्या बताएंगे कि लिम्फोसाइट का निर्माण कहाँ होता है? अस्थिमज्जा में होता है। ठीक है, अस्थिमज्जा में लिम्फोसाइट का निर्माण होता है। और इनमें क्या होता है कि नेचुरल सेल्स ये क्या है? नेचुरल किलर सेल्स भी हैं। क्या है? नेचुरल किलर सेल्स भी हैं। और इसमें क्या होता है जिसमें ये टी सेल्स और बी सेल्स में शामिल भी हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन देखते हैं 9 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लड ग्रुप क्रमशः ए और बी के ब्लड ग्रुप वाले दंपत्ति के बच्चों में हो सकता है? तो इसका
आंसर क्या होगा? ऑप्शन क्या है? ए है केवल ए बी, एंड ऑप्शन बी है बी ए और बी ओनली, एंड ऑप्शन सी है ए बी और ओ, एंड ऑप्शन डी है ए बी और ओ। राइट आंसर इसका क्या होगा? ए बी और ओ। यानी निम्नलिखित में कौन सा ब्लड ग्रुप ए बी ब्लड ग्रुप वाले दंपत के बच्चों में हो सकता है? तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले दंपत के बच्चा ए बी और ए चारों हो सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्या है 10 नंबर। पिट्यूटरी ग्रंथ कहाँ पर स्थित होती है? तो कहाँ पे होती है? ऑप्शन ए है आंत, बी है मस्तिष्क, सी है जिगर, एंड डी है गुर्दे। तो पिट्यूटरी ग्रंथ कहाँ पाई जाती है? राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए मस्तिष्क में, यानी कि माइंड में। ये कहाँ पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है पिट्यूटरी ग्रंथि। इसका देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या होगा कि जो पिट्यूटरी ग्रंथ है, इस ग्रंथ शरीर ग्रंथ को मास्टर ग्रंथ के रूप में भी जाना जाता है। जो शरीर की तुम्हारी क्या है पिट्यूटरी ग्रंथ है, इसे मास्टर ग्रंथ भी कहा जाता है, क्योंकि यह अधिकांश अन्य हार्मोन स्रावित करने वाले ग्रंथियों में से गतिविधि को नियंत्रण करता है। पिट्यूटरी ग्रंथ एक छोटी मटर के आकार की ग्रंथि, यानी कि जो पिट्यूटरी ग्रंथ हमारी है छोटी मटर के आकार की ग्रंथि है, जो शरीर के महत्वपूर्ण कार्यों को करने में प्रमुख भूमिका निभाती है। ठीक है, यानी कि तुम इससे क्या समझे भाई दोस्तों? इससे मतलब यह हुआ कि जो पिट्यूटरी ग्रंथ है तुम्हारी, ये मस्तिष्क में पाई जाती है। इसका दूसरा नाम मास्टर ग्रंथ भी है, इसे यानी कि मास्टर ग्रंथ भी कहा जाता है। और यह अधिकांश हार्मोन स्रावित करने वाली ग्रंथियों को गतिविधि को, यानी कि जो ज़्यादा हार्मोन्स ग्रंथियाँ स्रावित करती है उनकी गतिविधियों को नियंत्रण करती है। ठीक है, और यह छोटे मटर के आकार की ग्रंथि होती है। नेक्स्ट वन देखते हैं क्या 11 नंबर। मानव त्वचा के अध्ययन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर सभी लोग कमेंट में बताएं। 4 ऑप्शन हैं। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी डर्मेटोलॉजी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? बी डर्मेटोलॉजी। क्या होगा? डर्मेटोलॉजी राइट आंसर इसका होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं क्या है 12 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पुरुषों की तुलना में महिलाओं में आसानी से प्रभावित करती है? तो ऑप्शन देखते हैं। ए है हेपेटाइटिस, बी है गठिया, सी है संयुक्त गठिया, एंड डी है दिल का दौरा। तो महिलाओं में सबसे ज़्यादा कौन सी जो बीमारी है पुरुषों से ज़्यादा इफेक्ट करती है? तो दिल का दौरा है। इसके बारे में देखते हैं थोड़ा डिटेल्स कि आपके हृदय में मांसपेशियों को सर्वाइव रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जो आपका हार्ट है, आपका जो हार्ट है, इसमें क्या होता है कि मांसपेशियों को सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो जब रक्त प्रवाह जो हृदय की मांसपेशियों में ऑक्सीजन लाता है वह गंभीर रूप से कम हो जाता है, ठीक है, या पूरी तरह से कट जाता है, तो क्या होता है कि दिल का दौरा पड़ जाता है। दिल का दौरा यानी कि दिल का दौरा कब पड़ता है? तो आप लोग बताएंगे कि दिल का दौरा कब पड़ता है। तो दिल का दौरा पड़ता है आपका कि जो आपके हृदय में मांसपेशियां हैं वो सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता उनको होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जो आपकी हृदय की मांसपेशियां हैं वो गंभीर रूप से कभी ऑक्सीजन की कमी से कट जाती हैं, तो इससे क्या होता है कि दिल का दौरा पड़ जाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं 13 नंबर, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन क्या है। नंबर 13 देखते हैं क्या है कि पार्किंसन डिसीज के खिलाफ उपचार में विकास में योगदान के लिए निम्नलिखित में से किसे नोबेल पुरस्कार दिया गया? तो 4 ऑप्शन है, सभी लोग का आंसर कमेंट में बताएं। तो इसका राइट आंसर क्या है देखते हैं। ऑप्शन ए है अरविंद कार्लसन को पार्किंसन डिजीज के खिलाफ उपचार में नोबेल पुरस्कार दिया गया, ठीक है। तो इनके बारे में देखते हैं अरविंद कार्लसन के बारे में। जो अरविंद कार्लसन है एक स्वीडिश वैज्ञानिक हैं जिनका जन्म कब हुआ था? 25 जनवरी 1923 को इनका जन्म हुआ था। और डोपामाइन पर अपने काम के लिए कार्लसन को फिजियोलॉजी यानी कि फिजियोलॉजी या मेडिसिन में, ठीक है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में सन 2000 में इन्हें क्या दिया गया? तो दिया गया, क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट हम देखते हैं 14 नंबर। पंखुड़ियों के बिना फूलों में परागण किस साधन से होता है? तो राइट आंसर का सभी लोग बताएं कमेंट में। ऑप्शन ए हवा, बी है मिट्टी, सी है पानी, एंड डी है प्रकाश। तो राइट आंसर होगा इसका हवा, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्या है? भारत में गेहूं के काले रस्टक रोग संबंधी खोजों के लिए कौन प्रसिद्ध है? तो सभी लोग कमेंट में इसका आंसर बताएं। तो कमेंट में क्या सभी लोग आंसर बताएं। ऑप्शन ए है डॉक्टर के.सी. मेहता, ऑप्शन बी है डॉक्टर आर.पी. राय, एंड ऑप्शन सी है डॉक्टर हरगोविंद खुराना, एंड ऑप्शन डी है प्रोफेसर बीरबल साहनी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर के.सी. मेहता, ठीक है। अब इसके बारे में कुछ डिटेल देखते हैं कि कैरोटीन प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या है कि महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण पिगमेंट क्या होता है? जो हमारा कैरोटीन होता है वो प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या होता है? महत्वपूर्ण पिगमेंट होता है। तो कैरोटीन में ऑक्सीजन आइटम नहीं होते हैं, तो पराबैंगनी और नीले प्रकाश के बिखरे हुए नारंगी लाल प्रकाश को भी क्या करती हैं? अवशोषित कर देती हैं, ठीक है, और कम सांद्रता में पीली रोशनी को भी
कर देते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। जैविक जगत में होने वाले कार्य गुण का पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? तो इसका सभी लोग आंसर कमेंट में बताएं। ऑप्शन देखते हैं, ए है बायोमेट्री, बी है बायोनोमिक्स एंड सी है बायोनोमी एंड डी है बायोनोनिक्स, ठीक है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा, सभी लोग कमेंट में बताएं। आप लोग वीडियो को शेयर करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए चैनल को, ठीक है। आपको इस चैनल पे जीके और जीएस की फुल जानकारी दी जाएगी और जिससे आपको सभी गवर्नमेंट एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए भी सहायता मिलेगी। राइट आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बायोनिक्स, ठीक है, बायोनिक्स कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं 17 नंबर। आर्की बैक्टीरिया के एक समूह के उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो जो आर्की बैक्टीरिया है इसे किस उपयोग के उत्पादन में लाया जाता है? ऑप्शन ए है एथेन, बी है मेथेन, सी है अम्ल एंड डी है एल्कोहल। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। सो यहाँ पर मिसप्रिंट होगा, ऑप्शन नंबर बी मेथेन, ठीक है। क्या होगा, मेथेन होगा। जो आर्कियोबैक्टीरिया एक समूह है इसको मीथेन के उपयोग में लाया जाता है उत्पादन में। ईस्ट और मशरूम है, तो ईस्ट और मशरूम क्या है? ऑप्शन ए है शैवाल, यहाँ पे सभी में ए लिख गया है। और ऑप्शन यहाँ पे क्या है, बी है, बी है नग्नबीजी एंड सी है फफूंदी एंड डी है गांठदार जड़ें। तो किस उपयोग में ईस्ट का उपयोग होता है? तो ईस्ट और मशरूम क्या है, मशरूम में क्या है, फफूंद है, ठीक है। देखते हैं 19 नंबर। रेडियोलॉजिस्ट आंत के प्रत्यक्ष एक्सरे तस्वीर नहीं लेते, तो क्यों नहीं लेते? एक्सरे आंत को आर पार नहीं कर सकते, एक्सरे के कम संपर्क में भी आंत में कैंसर हो जाता है, एक्सरे विचित्र चित्र कैप्चर करने में सक्षम नहीं है, ठीक है। एंड डी देखते हैं कि एक्सरे सीधे संपर्क में आने से आंतें प्रभावित होती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा, सभी लोग कमेंट में बताएं फटाफट। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, एक्सरे के स्पष्ट चित्र कैप्चर करने में सक्षम नहीं है, ठीक है। जो नेक्स्ट हम देखते हैं 20 नंबर। नाखूनों में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? तो कौन सा प्रोटीन नाखूनों में उपस्थित होता है? तो ऑप्शन ए है वेलाइन, बी है ल्यूकिन एंड सी है कैरोटीन्स एंड डी है स्टेनाइल अमीनो एसिड। तो राइट आंसर सभी लोग बताएं क्या होगा इसका, नाखूनों में उपस्थित प्रोटीन कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर सी है कैरोटीन्स, ठीक है। नाखूनों में कैरोटीन्स नाम का प्रोटीन पाया जाता है। लास्ट वन देखते हैं 21। डीएनए बहुलक यानी कि पॉलीमर्स है, तो किसका है? ए है अमीनो अम्ल का, बी है तुम्हारा न्यूक्लियोटाइड्स का एंड सी है उपयोग दोनों का एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो किसका है डीएनए बहुलक, किसका है? राइट आंसर सभी लोग कमेंट बताएं। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी न्यूक्लियोटाइड्स का, डीएनए बहुलक है न्यूक्लियोटाइड्स का, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के बायोलॉजी की सीरीज की फर्स्ट बायोलॉजी क्वेश्चनों की फर्स्ट सीरीज थी। तो जो चैनल पर नया सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो।